आप क्या होता है जब आप सुबह मॉर्निंग में उठकर ही अपने फ़ोन कॉल चेक करते हैं तो दैट मीन्स आपका डोपामाइन नाम का एक लेवल जो हार्मोन है वो सीक्रिएट करने लग जाता है, जिससे आपको प्लेजर वाली फॉर्म आने लग जाती है। तो जब हमको किसी भी ऐसी चीज़ हम जब करते हैं मॉर्निंग में उठकर, जैसे हमें प्लेजर आना फील हो जाता है, तो हमारा पूरा दिन वो मोबाइल फ़ोन को ही चलाने में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उसको चलाने से रिलीफ मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर जब आप मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं तब आप हर मुश्किल पार कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द फ्लेरिंग रोप एन एनजीओ के नए पॉडकास्ट में। मैं हूं कशिश और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ क्यों है ज़रूरी। और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर दीपाली डागर, लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट। शी इज करंटली प्रैक्टिसिंग एट मिशन हॉस्पिटल इन बहादुरगढ़ सिटी and has over 6 years of experience. She is currently associated with the Flaring Rope and NGO in Delhi for past 2 years. वेलकम मैम, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। मैम, मेरा सवाल पहला आपसे ये है, क्या मेंटल हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ? मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ से भी। इफ़ वी कंपेयर कि आपकी जो है मेंटल हेल्थ को अगर हम फिजिकल हेल्थ से देखो, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। हाँ, बट अगर आप कंपैरिजन ही करना चाह रहे हो तो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा जो है हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। ओके मैम, गूगल या थेरेपिस्ट, विच वन यू रिकमेंड? आप किसको रिकमेंड करेंगे पहले ये बताइए। थेरेपिस्ट। सी, गूगल और थेरेपिस्ट की अगर हम बात करें तो गूगल के पास एक्सपीरियंस नहीं है। गूगल के पास वही फॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने या जो भी उनको डायरेक्ट कर रहे हैं और जो गो थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे जो अपडेट उन्होंने कर रखा है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, पेडिशन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन सबके पास वो नॉलेज है जो उनके पास एक्सपीरियंस से आई है। तो अगर वो कंपैरिजन करें हम, तो एक डॉक्टर अपने 10 ईयर्स स्पेंड करता है डॉक्टर बनने के लिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने के लिए। साइकोलॉजिस्ट भी मोर ओवर 8 ईयर्स कम से कम अपने स्पेंड करता है। तो वो जो स्पेंड करके वो नॉलेज लेकर इस लेवल पर आए हैं कि वो किसी को जो है ट्रेन कर सकें या किसी को थेरेपी प्रोवाइड कर सके, वो गूगल कैसे कर सकता है? और अगर गूगल की अगर हम बात करें तो अगर आप एक छोटी सी चीज़ को गूगल पे डालोगे कि लाइक कोई भी चीज़ को अगर हम सर्च करते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं, 10 सिम्टम्स एंड समथिंग एल्स, तो जो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो इतनी सीवियरिटी में देगा कि किसी को नहीं भी होगी उसको भी वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, बिकॉज आप उसके सामने नहीं हो और वो आपको डायग्नोस नहीं कर रहा। गूगल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में है, वो पर्टिकुलर किसी इंसान को लेकर नहीं देता। एंड जो आप थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास कंसर्न करने के लिए जाते हो, वो आपको डायग्नोस करने के बाद देता है। तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। आई गो थ्रू कि आपको एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाट्रिस्ट या जो भी आप एडिशन किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसके पास जाकर कंसल्ट करें। मैम, जैसा कि मेडिकल्स वगैरह के जो स्टूडेंट है वो दवाइयाँ वगैरह खुद से सर्च कर लेते हैं, या और भी बहुत लोग हैं जो यूट्यूब वगैरह से खुद से रेमेडीज़ देख के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आपकी नज़र में किस हद तक सही है? देखो, अगर आप एक फ़ीवर की मेडिसिन सर्च कर रहे हो या आप फीवर के सिम्टम्स अगर आप चेक कर रहे हो या आप कोई भी नॉर्मल सिम्टम्स अगर चेक कर रहे हो तो वो ठीक है, वो जस्टिफाई है, कोई बात नहीं। मगर आप एक मेंटल हेल्थ को लेकर अगर आप गूगल कर रहे हो तो वो चीज़ डायग्नोस कैसे हो सकती है? बिकॉज रीज़न है उसका। क्योंकि अगर इंसोम्निया है, आपको डिप्रेशन है, आपको सैडनेस फील हो रही है, फीलिंग सैड, मूड स्विंग्स होना, मूड इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाना, एंगर इश्यूज़ अगर हमारे आते हैं, तो ये बताओ ना, ये सिम्टम्स तो सब में कॉमन है। अब ये चीज़ कैसे डायग्नोस होगी कि आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है या आपको सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस है? तो उस चीज़ों के लिए अब जो गूगल में इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा है वो कोई ना कोई एक पर्सन ही होगा। एंड वो जो इंफॉर्मेशन कर रहे हैं वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। मे बी अगर वो साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, तो देयर आर सम चांसेस कि वो जो आपको बताएंगे वो एक्सप्लेनेशन सही बताएंगे। बट अगर वो उस प्रोफेशन से नहीं है, तो आपको क्यों नहीं एक साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ एडवाइज़र के पास जाकर जो है अपनी थेरेपी और अपने आप को कंसल्ट करवाना चाहिए। ऐसे ही सेम एज़ हम लोग, अगर कोई नहीं आ सकता है, इतना दूर का ट्रेवल नहीं हो पाता, तो वो ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल होते हैं। आप हमारे ऑनलाइन सेशंस में भी कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट द सम गुड डिस्काउंट कि उसमें आपको मिल जाएगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल ना, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके का कंसल्टेशन जो है वो अवेलेबल है। तो फिर हम गूगल को क्यों करें? मैम के क्लिनिक की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है,
आप द फ्लेरिंग रोप के इंस्टा पेज के थ्रू भी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे रेफरेंस के थ्रू मैम से कांटेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजीज़ या फ़ोन लोगों के माइंड को, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, खास करके टीनेजर्स को? मोबाइल फ़ोन किसी भी एज के ग्रुप हो, चाहे वो आपके एडल्ट हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों या फिर हमारे ओल्डर्स वन हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों है? क्योंकि आपका मेंटल स्टेट जो है इससे सफ़र इसलिए करता है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप सबसे पहले काम क्या करते हो? आप पहले मोबाइल फ़ोन चेक करते हो किसी के कॉल आए हैं या नहीं आए हैं इसके अंदर, राइट? आप क्या होता है जब आप सुबह मॉर्निंग में उठकर ही अपनी फ़ोन कॉल चेक करते हैं तो दैट मीन्स आपका डोपामाइन नाम का एक लेवल जो हार्मोन है वो सीक्रिएट करने लग जाता है, जिससे आपको प्लेजर वाली फॉर्म आने लग जाती है। तो जब हमको किसी भी ऐसी चीज़ हम जब करते हैं मॉर्निंग में उठकर जैसे हमें प्लेजर आना फील हो जाता है, तो हमारा पूरा दिन वो मोबाइल फ़ोन को ही चलाने में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमको उसको चलाने से रिलीफ मिलता है, हमें उस चीज़ से प्लेजर वाली चीज़ आती है, इसलिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर इंस्टीड ऑफ मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स को देखकर हमें प्लेजर नहीं आता। बुक्स को देखने के बाद हमें क्या है, बोरिंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो क्या होता है, आपका जो स्टेट ऑफ लेवल है वो बार बार आपको स्ट्राइक करेगा कि आपको फ़ोन चलाना है, बुक्स को रख। अगर मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करके मॉर्निंग में उठकर आप नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ करते हो वो करो और उसके बाद आप फ़ोन चलाओ, तो आप खुद देखोगे कितने ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। एंड मेंटल हेल्थ इसलिए भी सफ़र करती है कि आप उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हो, कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन में आ जाता है, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं सोशल मीडिया से अपने आप को, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। और हमारे टीनेजर्स हैं उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी अगर आप अपलोड करोगे तो आप उसको चेक करने के लिए 10 बार जो है इंस्टाग्राम को ओपन करोगे कि किसने मुझे लाइक किया या मुझे किसी ने लाइक नहीं किया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इशू है ना, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे तो सफ़र कर ही रही है ना वो चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि सुबह उठते ही या रात को सोते ही हमें फ़ोन यूज़ करना चाहिए। और यूज़ करो, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, हम सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, बट एक लिमिट होनी चाहिए उस चीज़ को यूज़ करने की। एक सही तरीके से आप उसको जो है यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। मैम, आपने कब सोचा था कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है और इसके लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्चुअली सोचा तो क्या था, जब 11th-12th में हम सभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी है वो चीज़, और मुझे वहाँ से इंटरेस्ट था कि ठीक है मुझे साइकोलॉजी लेनी है, बट एज सच इतना ज़्यादा नहीं था। एंड वन ऑफ इन माय फैमिली देयर आर सम कोई हैं जिनको उस टाइम पर डिप्रेशन था, तो मुझे 12th में पता लगा था कि इन्हें डिप्रेशन है, एंड मैंने वो नाम फर्स्ट टाइम उस टाइम पे सुना था। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अपनी फील्ड को लेकर, और तो मैंने वो जब गूगल किया, ऑब्वियस मैंने भी गूगल किया, तो जब मैंने डिप्रेशन के सिम्टम्स पढ़े एंड डिप्रेशन के बारे में पढ़ा तो एक साइकियाट्रिस्ट का व्यू आ रहा था और एक आ रहा था आपका नॉर्मल जो हम साइकोलॉजी को देखते हैं। तो फिर 11th-12th के बाद जब मैंने एक्चुअल में डायग्नोम देखा कि डिप्रेशन भी कुछ होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होते हैं, एंड साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो दोनों इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो इंस्टीड ऑफ गो फॉर साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन, अब वहाँ पे जाना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेडिसिन इंसान कब तक लेगा, लाइफ लॉन्ग तो नहीं ले सकता ना। किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा होता है इफेक्ट, 6 to 8 months हम लोग लेते हैं, 1 year, 3 years, 4 years, बट नेक्स्ट व्हाट, मेडिसिन के साथ आप पूरी लाइफ तो नहीं बिता सकते हैं ना। दैट्स वाई आई चूज साइकोलॉजी, कि जिसमें हम थेरेपी के थ्रू जो है माइंड को हील करना, कैसे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे आप जो है वर्क करोगे, वो चीज़ें मैंने चूज़ करनी ज़्यादा प्रेफर सब करी। एंड आफ्टर माई बैचलर्स एंड मास्टर्स मेरी मैरिज हो गई थी। एंड अब जब मैरिज करके मैं गई हूँ वहाँ पर ऐसा इतना ज़्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है कि साइकोलॉजी क्या होती है, बट येस मेरा इतना ज़्यादा पैशनेट थी तो माय हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, एंड आगे की फर्दर स्टडीज़ जो थी वो मेरे हस्बैंड ने ही मेरी कंटिन्यू करवाई है। एंड येस आई कैन से दैट कि मेरा सपोर्टिव पिलर मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझे एक्चुअल में बहुत सपोर्ट किया। और धीरे धीरे लोगों को भी ये चीज़ ना अब जाकर, आई मीन बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड आफ्टर द एमफिल जाकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैंने जितना डिवोट की है इतने ईयर्स अपनी पढ़ाई को लेकर, अब जाकर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द साइकोलॉजी। मैम, जैसा कि अभी आपने पेरेंट्स सपोर्ट और हस्बैंड सपोर्ट की बात की, तो आपके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स का रिलेशन होता है अपने बच्चों के साथ, या जो तालमेल जो घर में होते हैं पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप, वो बच्चों के माइंड पे किस तरीके से अफेक्ट करते हैं?
वो बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इफ़ सपोज दैट अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो और वो आपको जो है गुड मॉर्निंग गुड विशेस हो रही हैं एंड आपको अच्छे से पैम्पर किया जाता है, अच्छे से आपका टेक केयर किया जाता है, तो जब आप बाहर निकलोगे तो आप उसी मूड से निकलोगे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा एंड कॉलेज में स्टडीज़ बहुत अच्छे से होंगी, टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से होगा। बट वही चीज़ अगर बच्चा घर पर बहुत इरिटेट मूड से, फ्रस्ट्रेशन वाले मूड से बाहर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो ना कि उसका लेवल क्या होगा। मतलब एक छोटा बच्चा, अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ सुनी थी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज आई गेस 2 ईयर्स ही होगी एंड उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है टू स्पेंड विद अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करे एंड मदर इज़ ऑल्सो वर्किंग, फादर इज़ ऑल्सो वर्किंग, सो द नेक्स्ट वॉट, फादर जो है वो घर से वर्किंग है एंड मदर जो है वो जॉब करने के लिए जाती है। तो क्या सिनेरियो, बेबी को संभालने के लिए कोई भी नहीं है। आप स्कूल से वो चीज़ कंप्लेन आ रही है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, एक जगह पर बैठता नहीं है। अब इसमें कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली हम जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब बच्चा इन्फेंट के रूप में होता है तो वो एक प्लांट की तरह होता है। आप उसको जैसे नरिश करोगे, जैसे उसको खाना दोगे, जैसे उसको सीड्स, उसको फूड, उसको वाटर की, है ना, आप उसको खाना दोगे, वैसे ही वो बड़ा होगा। तो सेम एज आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हो या आप एक बच्चे को ग्रो कर रहे हो, वो दोनों सेम लेवल है। सब कुछ हमारे हाथ में ही है, बच्चों का कुछ नहीं होता, वो तो बहुत इनोसेंस होते हैं। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सही मतलब बता सकती हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई सही मतलब नहीं है, ये अपने में ही एक अलग सी एक फॉर्म है पूरी, कि अगर आपको स्ट्रेस है यानी कि आपका चिंता, अब आप एंजाइटी लेके जाते हो तो वो उसी का रूप है, और डिप्रेशन फिर सीवियरिटी वाला रूप है, क्योंकि आपको पहले स्ट्रेस ही आता है, तनाव ही बनते हैं, वही तनाव आपको एंजाइटी देते हैं। एंजाइटी को हम कैसे करते हैं डिनोट, कि आपके हाथों में जो है स्वेटिंग होने लग जाती है, दिल की धड़कन जो बहुत तेज़ होने लग जाती है, घबराहट स्टार्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें एंजाइटी में कवर करते हैं। एंड डिप्रेशन इज़ लाइक अलग अलग फीलिंग्स, मूड स्विंग्स होना, अकेलापन, वर्थलेस, होपलेस, ये सब जो फीलिंग हम करते हैं, ये सब डिप्रेशन के अंडर में आता है। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो नॉर्मल पीपल है वो इन सब चीज़ों से अपनी डेली लाइफ में कैसे डील कर सकते हैं? आप हेल्दी खाना खाकर और इन चीज़ों को गूगल ना करके, क्योंकि सिम्टम्स हर किसी के साथ हैं। अगर आप एक कंपैरिजन करोगे, आप एक रिक्शे वाले को देखोगे तो उसे डिप्रेशन नहीं होता, उसे स्ट्रेस नहीं होता, उसको स्ट्रेस होता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि उनको इनका मीनिंग नहीं पता। हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि ये डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, और आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ पता है कि एंजाइटी क्या होती है। तो आप इससे लड़ने के लिए पहले तो आप इसे गूगल करना बंद कर दीजिए। सेकेंड, इसके लिए भागना बंद कर दीजिए। अवेयरनेस होनी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ के पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपको पकड़ेगी। थर्ड, आप अपना अच्छा खाना खाएं, हेल्दी लाइफ जिए, और एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखें अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में। अपना जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो टॉक्सिक ना हो, अच्छे से मैनेज हो आपकी सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज आप करते हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें भी आपके पास भी आएंगी। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप इन सब चीज़ों से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम कैसे अप्रोच करते हो? हमारी अपनी टेक्निक्स होती हैं, थेरेपीज़ होती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट जो है, आप अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी, OCD, देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड देयर डेफिनेशंस। आप अगर आ रहे हो क्लिनिक में तो आपको अलग से टेक्निक्स, सम ऑफ साइकोथेरेपीज़, CBT एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर इशू, एंगर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें टेक्निक्स के थ्रू आपको जो है थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आपको जो है रिलीफ मिलता है। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रेन को हील किया जाता है एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं होती है। तो थ्रू आर थेरेपी वो चीज़ हम जो है वर्क करते हैं, जो कि एज अ थेरेपिस्ट के रूप में आपके सामने आती है। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ये क्या है? ऑटिज़म, नाइस क्वेश्चन। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि अभी भी रिसर्च में ये चीज़ नहीं निकल कर आई है कि ये किस रीज़न से बनता है, बट मैं बताऊँ, इसमें जेनेटिक इश्यूज़ आते हैं। अगर आपके फैमिली को ऑटिज़म, किसी को ASD है, तो वो बच्चे के अंदर भी आ सकते हैं। एंड ओल्डर वंस, जो मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको है तो उनसे भी हमें ये चीज़ आ सकती है। आपका लो बर्थ वेट है, अगर बेबी कोई बॉर्न हो रहा है, उसका लो बर्थ वेट है, उसके अंदर भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो हम ऐसे फैक्टर ले सकते हैं, बट एक्चुअल में अभी भी ASD का, यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का, कोई
बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं आया है कि ये किस वजह से प्रिवेंट होता है। मैम, हमारी रिसर्च टीम ने पता करा है कि आजकल ASD के साथ साथ ADHD भी काफ़ी कॉमन हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स, पहले सिर्फ ऑटिज्म नाम था, अब ये स्पेक्ट्रम हो चुका है। स्पेक्ट्रम के साथ इसमें बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स है वो इंक्लूडिंग है, जैसे कि रेट सिंड्रोम हो गया, एक्स सिंड्रोम हो गया, ये सारे मिलकर जो है अब एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बन गया है, पहले सिर्फ ऑटिज्म था। एंड ADHD की अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन्स इसमें जो ADHD में होता है, आप अटेंशन डिफिक दे सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, इम्पल्सिव, एंड एक टाइम पर वो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें एक साथ कर सकता है। यानी कि अगर वो एक जगह पे कंसंट्रेट करके एक चीज़ को नहीं करता, जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बट उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। वो एक टाइम पर जो है 3-4 चीज़ें अपने ब्रेन में सोचते हैं और उनका थिंकिंग पैटर्न उसी अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा नहीं है ADHD बुरा है, नेगेटिव है बट पॉजिटिव भी है, बिकॉज ऐसे बहुत से ऐसे लोग हमारे एक्टर्स और हमारे टीम में, मतलब आप देख सकते हो, जिनको ADHD है और वो बहुत हाई लेवल पर हैं आज भी। एक्टर भी हैं, कुछ क्रिकेटर्स में भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी अवेलेबल हैं जिन्हें ADHD है, बट वो अपनी लाइफ में जो है रन कर रहे हैं, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। इनके थॉट में ऐसा चलता है कि क्लास में मेरे अलावा कोई भी क्वेश्चंस और अच्छे नहीं पूछ सकता, सिर्फ मैं ही हूँ जो मैम से क्वेश्चन पुट अप करता है, या मैं एक साथ 4 चीज़ें कर सकता हूँ और मैं इसमें बहुत परफेक्ट हूँ। तो ऐसा थिंकिंग पैटर्न इनका होता है और ये उसी अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो दिस इज़ द ADHD। एंड ऑटिज़म में जो होता है, सोशली इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता बच्चों का, कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र करते हैं वो चीज़ें। एंड तो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो कॉमन पीपल होते हैं वो बीमारियों को लेके मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो सुपरस्टिशन की तरफ जाते हैं, मतलब बाबा वगैरह पे जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ की फील्ड में आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिव लेती हैं? बिल्कुल नेगेटिव लेती हूँ, पॉजिटिव तो कहीं से है ही नहीं, ये टोटली नेगेटिव है। आप मेंटल हेल्थ को लेकर आप किसी बाबा के पास नहीं जा सकते, आप डॉक्टर से ही कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि बाबा आपको वो चीज़, वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मतलब आप क्या सोचते हो कि किसी ने थोड़ा सा आपके साथ सुपरस्टिशन में आपने झाड़ा फूक करा और आप बिल्कुल ठीक हो गए, ये कोई मैजिकल विंग्स थोड़ा है जो आपके ऊपर लगाई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। मेंटल हेल्थ अगर ऐसे ठीक होती तो आज हम लोगों को तो फ़ायदा ही नहीं है कोई इस लाइन में होने का। बेसिकली ये चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये प्रेफर करना चाहिए, या कोई कंपैरिजन है डॉक्टर्स का और सुपरस्टिशन चीज़ का। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि हमने ना सर्वे करे थे कुछ स्टूडेंट्स के, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के। उनका कहना ये था कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ना उन्हें कुछ अच्छी बुक्स के रिकमेंडेशन मिलते हैं जिनसे वो क्या कहते हैं अच्छी नॉलेज गेन कर सके। तो मैम, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी, कोई रिकमेंडेशन उनके लिए? अच्छी नॉलेज, अच्छी पढ़ाई आपके खुद के साथ होती है, बुक्स से नहीं होती है। बुक्स हमारी हेल्प करती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बुक्स ही होती हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको ऐसी कौन सी बुक है जो आज भी याद है पूरी प्रॉपर? कोई भी नहीं। फिर बुक्स क्या काम करती हैं? आप अपना जो है करियर, आप अगर इस लाइन में, अगर साइकोलॉजी की लाइन में अगर आप अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो गो फॉर द इंटर्नशिप, गो फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंस्टीड ऑफ बुक्स। क्योंकि आप किसी मेंटर को अगर अपना किसी मेंटर के पास अगर आप फॉलो करोगे तो वही ऑलरेडी आपको जो है बहुत सारी बुक्स जो है वो सजेस्ट कर देगा, राइट। और द फ्लेयरिंग रोप के थ्रू भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी बुक्स जो है मैं PDF जो है मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ, आप रिसीव भी कर सकते हैं उसको। बट ठीक है, बुक्स आपकी हेल्प करती है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हो ना, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करती है। इंस्टीड ऑफ आप जाओ बुक्स के प्रेफर करो, आप क्यों नहीं जाकर वो चीज़ नॉलेज गेन करो। और जाकर कहाँ होगी? जब आप इंटर्नशिप करोगे, अपने टीचर्स के साथ जाकर बात करो। हर कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, जाकर उसको सुनो, आपको चीज़ें पता लगेंगी, कैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस मुझे उससे पुट अप करने हैं, कैसे क्या है। तो ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड देयर सम टेक्निक्स क्या होती हैं। तो आप बुक्स मैटर करती हैं, बट ऐसा इतना ज़्यादा नहीं करती हैं। आपकी नॉलेज जो आप प्रैक्टिकली लोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि इंडिया या फॉरेन, आप कौन सा रिकमेंड करोगे इससे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए? दोनों ही बेस्ट हैं। अगर आप फॉरेन में जाते हो तो दे आर मोर अवेयर, उन लोगों को पता है साइकोलॉजिस्ट का क्या एक्चुअल वर्क होता है, एंड वो लोग प्रेफर भी करते हैं कि हाँ हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, एंड वो चीज़ एडमिट करते हैं।
इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं ये इशू है। अगर आप मेंटल हेल्थ किसी एडवाइज़र के पास जा रहे हो या आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, तो आज भी आपको ये बोला जाएगा आप किसी पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना। तो इतना अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, दैट्स वाई जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस होगी तो लोग क्यों नहीं कंसल्ट करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो फॉरेनर्स में अच्छे से अभी भी सेट है सब चीज़ें, एंड दे नो मोर अबाउट, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बट इंडिया में भी ये चीज़ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि लोगों को पता लगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो हम बाहर जाएँ, अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं हम अपने इंडिया में ये चीज़ की अवेयरनेस करें कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी मतलब सेटल है ना, लोग सब जानते हैं। हमारे इंडिया में अभी भी ये बहुत पीछे है कि क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में लोगों को भी ये भी नहीं पता कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो वो चीज़ें भी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में बहुत अच्छा करियर है, बस इंडिया में इतना स्टैब्लिश नहीं है, बाहर फॉरेनर्स में स्टैब्लिश है। मैम, कुछ सजेशन जो आप साइकोलॉजी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहें। सजेशन ये कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अप्लाइड साइकोलॉजी, अगर आप कोई भी फील्ड अपनी चूज़ करते हो, आप तब करो जब आप करना चाहते हो या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। किसी के एडवाइस पे साइकोलॉजी के टर्म्स लेना सही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सिर्फ एक टॉक थेरेपी नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को तब आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आप साइकोलॉजी चूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल अपने उसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तभी चूज़ करें, प्लस कोई ना कोई अपना एक मेंटर ऐसा आप डिसाइड करें जो आपको जो है लॉन्ग टर्म एडवाइस दे सके, कैसे इसको गो थ्रू करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एंड एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है आपके साइकोलॉजी में। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ पता लगता है। तो आप ये लाइन बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ट्रीटमेंट करने में एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा जब आप सब लोगों के साथ हील करना उनको स्टार्ट करेंगे। एंड बिल्कुल बहुत अच्छा है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। लेकिन तब कर सकते हैं जब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसा लगा मैम आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लगा द फ्लेयरिंग रोप्स के साथ जुड़कर, क्योंकि आप लोग जो है एक तरीके से पॉडकास्ट के थ्रू आप अवेयरनेस करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपके माध्यम से ये चीज़ हो रही है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इन्वाइट किया इस चीज़ के लिए।